जिन लोगों को ऐसा लगता है कि नुकसान पहुंचाने वाले हैकर्स एक बहुत बड़ी चुनौती हैं, तो उनको शायद यह नहीं पता कि हैकिंग का कल्चर पर्सनल कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है और पर्सनल कंप्यूटर का कल्चर अमेरिका के अंडरग्राउंड कंप्यूटर कल्चर से आया है। एप्पल, जिसके 2 फाउंडर्स थे, और उनका इतिहास एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो यह बताता है कि 1970 में किस तरह से एक लोकप्रिय तकनीक ने आज के आधुनिक कंप्यूटर उद्योग का रास्ता बनाया। यह सब कैलिफोर्निया में 1971 में बर्कले यूनिवर्सिटी के छात्रावास में शुरू हुआ था। वहीं पर ई स्क्वायर नाम की पत्रिका में अक्टूबर में एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था सीक्रेट्स ऑफ द लिटिल ब्लू बॉक्स। इस जर्नल को पढ़ने वाले बहुत से लोगों में से स्टीव वॉज़नियाक और स्टीव जॉब्स भी थे और इस आर्टिकल को रॉन रोजनबॉम ने लिखा था। पर्सनल कंप्यूटर के आने से पहले ऐसे कम ही लोग थे जिनको यूनिवर्सिटी का कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का अवसर मिला था और बाकी के जो बुद्धिमान लोग थे वे टेलीफोन नेटवर्क को हैक करने में ही अपना समय व्यतीत करते थे। 1970 का साल एक ऐसा साल था जहां पर फोन हैक करने की बहुत सी घटनाएं सामने आई थीं। फोन हैक करने की कोशिश की जाती थी। फोन हैक करके पैसा बचाकर लंबी दूरी की कॉल करने से ज्यादा इस बात में ज्यादा दिलचस्पी ली जाती थी कि किस तरह से टेलीफोन के इस्तेमाल से आवाज एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। और उस समय की सबसे बड़ी तकनीकी खोज का नाम था ब्लू बॉक्स। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं थी कि यह वह डब्बा था जिसके द्वारा इसका उपयोग मुफ्त में फोन कॉल करने में किया जा सकता था। इस तकनीक में बहुत से टेलीफोन एक्सचेंज को धोखा दिया जाता था और लगभग 800 नंबरों को फ्री कॉल करने में इस्तेमाल किया जाता था। ब्लू बॉक्स अपने नाम के अनुसार ही नीले रंग के हुआ करते थे, जिनके अंदर ऐसी मशीन हुआ करती थी जिसके इस्तेमाल से विश्व में कहीं पर भी मुफ्त टेलीफोन कॉल की जा सकती थी। स्टीव वॉज़नियाक और स्टीव जॉब्स ने सबसे पहले कैप्टन क्रंच से संपर्क किया और उनकी तकनीकों को सीखने के बाद इन्होंने ब्लू बॉक्स का निर्माण शुरू किया और इसके बाद इन्होंने ब्लू बॉक्स को घर घर जाकर बेचा ताकि वह अपनी आजीविका चला सकें। और कुछ ही सालों में वॉज़नियाक और जॉब्स एक करोड़पति कंप्यूटर कंपनी के मालिक बन चुके थे और उस कंपनी का नाम था एप्पल कंप्यूटर्स। जॉन ड्रेपर। कैप्टन क्रंच का ही असली नाम जॉन ड्रेपर था और इनके पास बॉक्स बनाने के लिए ऐसी बहुत सी कहानियां थीं जिनके ऊपर इन्हें बर्कले के छात्रावास में काफी काम किया था। और उन्हीं कामों में से एक प्रसिद्ध काम यह था जिसके इस्तेमाल से इन्होंने वेटिकन में मुफ्त में फोन कॉल किया था और वह काम एक बॉक्स का निर्माण था। स्टीव वॉज़नियाक भी इस बॉक्स की वजह से ही इनके संपर्क में आए थे। जॉन ड्रेपर को उनका नाम कैप्टन क्रंच अनाज से मिला जिसमें एक प्लास्टिक की सीटी आती थी और संयोग से उसी सीटी के इस्तेमाल से 2600 वॉट्स की फ्रीक्वेंसी बनाई जाती थी जिससे कि अमेरिकन टेलीफोन एक्सचेंज को धोखा दिया जा सके और मुफ्त फोन कॉल की जा सके। ड्रेपर को कभी पैसों की लत नहीं थी, लेकिन वह यह जानना चाहते थे कि टेलीफोन नेटवर्क किस तरह से काम करता है और ये करने के लिए उनको ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उनका साथ दे सकें। हालांकि इस वजह से एक बार उनको जेल भी जाना पड़ा था और उसके बाद फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उनको फोन टेक्नोलॉजी से छेड़छाड़ करने के लिए मना भी किया था। ड्रेपर जब डैनी से मिले तब उनका झुकाव ब्लू बॉक्स की तरफ ज्यादा हुआ। डैनी एक नेत्रहीन युवक था जिसने कैप्टन क्रंच को बताया कि किस तरह से हैमंड ऑर्गन के इस्तेमाल से टेलीफोन की टोन बनाई जा सकती है।
डैनी इस बात को अच्छी तरह जानता था कि ड्रेपर एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और उसने ही उसको सुझाव दिया कि वह एक ऐसी मशीन बनाए जिससे लंबी दूरी की फोन कॉल भी की जा सके। और इसके बाद ड्रेपर ने मल्टी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन डिवाइस बनाने की शुरुआत कर दी। और यही वह कारण था जिसकी वजह से कैप्टन क्रंच एक प्रेरणा बन गए उन लोगों के लिए जो कि टेलीफोन नेटवर्क का मुफ्त में इस्तेमाल करना चाहते थे। और ब्लू बॉक्स ने इस अंधेरे को दूर किया था। ब्लू बॉक्स के अलावा भी कैप्टन क्रंच ने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए थे और उसमें से वो एक प्रोग्राम के लिए काफी प्रसिद्ध हुए थे जिसका नाम था इजी राइटर। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम था जो उन्होंने IBM के साथ मिलकर बनाया था। यह 1981 की बात है जब उन्होंने इस प्रोग्राम को पूरा किया था। इस प्रोग्राम का नाम एक हास्य फिल्म के ऊपर था जिसका नाम था इजी राइडर, जिसमें हैकर्स का मजाक बनाया गया था। वॉज़नियक और स्टीव जॉब्स का भविष्य ड्रेपर के भविष्य से काफी अलग था क्योंकि उन दोनों ने अपना करियर ब्लू बॉक्स को बेचने के साथ शुरू किया था। और यह सब तब तक चला जब तक उन्होंने अपनी करोड़पति कंपनी स्थापित नहीं कर ली। जबकि कैप्टन क्रंच को ब्लू बॉक्स की वजह से जेल भी जाना पड़ा, लेकिन यहाँ भी ड्रेपर ने हार नहीं मानी थी। वे जेल में भी टेलीफोन नेटवर्क के बारे में पढ़ते रहते थे और यह बताते रहते थे कि किस तरह से टेलीफोन सिस्टम काम करता है। ब्लू बॉक्स का इतिहास 1976 तक चला जब वॉज़नियक और जॉब्स ने एप्पल पर्सनल कंप्यूटर बनाया। इनकी एप्पल कंपनी का हेडक्वार्टर जॉब्स का गैराज हुआ करता था और पैसों का प्रबंध करने के लिए इन्होंने वॉज़नियक के पॉकेट कैलकुलेटर से लेकर जॉब्स की वोल्क्सवैगन मिनी बस को भी बेच डाला था। एप्पल कंप्यूटर MOS टेक्नोलॉजी 6502 माइक्रोप्रोसेसर का इस्तेमाल करते थे। यह माइक्रोचिप इन्होंने इसीलिए चुनी क्योंकि यह काफी सस्ती थी और मोटोरोला के 6800 माइक्रोप्रोसेसर के साथ मेल खाती थी, जिसके बारे में वॉज़नियक को काफी अच्छी जानकारी थी। एप्पल के कंप्यूटरों को खरीदने की कीमत थी $667.67। इस कंप्यूटर को बेचने के लिए वे साथ में इस कंप्यूटर का डायग्राम भी उपलब्ध करवाते थे जिसमें इस प्रोजेक्ट के बारे में काफी कुछ लिखा होता था। इस कंप्यूटर के साथ एक मुफ्त इंटरप्रीटर भी आता था जिसे वॉज़नियक ने खुद लिखा था। एप्पल उस समय यह विज्ञापन करता था कि हमारा उद्देश्य है सॉफ्टवेयर को मुफ्त में देना या फिर बहुत ही कम कीमतों में देना। जॉन ड्रेपर खुद भी एप्पल के पहले कुछ एम्प्लॉइज में से थे और उनको एक्सपेंशन कार्ड बनाने की जिम्मेदारी दी हुई थी जो वह एप्पल कंप्यूटर्स के लिए बनाते थे जिससे कि कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ा जा सकता था। और उन्होंने ऐसा कार्ड बनाया जिसमें ऑटोमेटिक डायलिंग भी हो सकती थी और ऐसा करने के बाद वह कंप्यूटर एक शक्तिशाली मशीन में बदल गया और इसने ब्लू बॉक्स की तरह काम करना शुरू कर दिया। हालांकि इस प्रोजेक्ट को बाद में बंद कर दिया गया था। 1979 में स्टीव जॉब्स पालो ऑल्टो रिसर्च सेंटर गए जहां पर उन्होंने ऑल्टो के एक्सपेरिमेंटल मॉडल को देखा और यही से उनको आइडिया आया कि कैसे माउस और एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को आपस में जोड़ा जा सकता है और इस यूजर इंटरफेस के अंदर माउस और आइकन्स दोनों साथ साथ काम करेंगे। और इसी आइडिया को स्टीव जॉब्स ने एप्पल में लाने का विचार बनाया। 1980 में एप्पल ने लीसा लॉन्च किया लेकिन वह एक असफल प्रोडक्ट था क्योंकि उसकी कीमत काफी ज्यादा थी। इसकी कीमत $10,000 के करीब थी और इसी वजह से यह उतना नहीं चल पाया। लेकिन इसमें बहुत सारे आइडियाज दिए गए थे जिसमें माउस और मल्टीपल विंडोज भी शामिल थे। 1984 में इन्होंने लीसा का एक बेहद सस्ता वर्जन लॉन्च किया जिसका नाम था एप्पल मैकिंटॉश और यही वह प्रोडक्ट था जो इतिहास रचने वाला था।
यह एक डेस्कटॉप मेटाफोर था जिसमें विंडोज फोल्डर्स को अच्छे ग्राफिक्स और ज्यादा जानकारियों के साथ दिखाया गया था। इस सिस्टम का प्रचार करने के लिए भी काफी विज्ञापन किए गए, जैसा पहले कभी किसी कंप्यूटर कंपनी ने नहीं किए थे। और पहली बार किसी कंप्यूटर एडवर्टाइजिंग के लिए किसी लेख या फिर किसी इवेंट की जरूरत नहीं पड़ी और इसके विज्ञापन प्लेबॉय मैगजीन के अंदर भी आए थे। सुपर बॉल के 18वें एडिशन के समय 72,000 लोग स्टेडियम के अंदर और करोड़ों लोग टीवी के आगे थे और वह सब एक बहुत ही प्रसिद्ध विज्ञापन देखने जा रहे थे। इस विज्ञापन को बनाया था रिडले स्कॉट ने, जिन्होंने ब्लेड रनर नाम की एक प्रसिद्ध फिल्म भी बनाई थी। इस विज्ञापन में ग्रे रंग के कपड़े पहने बहुत सारे कैदी दिखाए गए और यहीं पर डायरेक्टर कहते हैं, आज हम इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन डायरेक्टर्स की पहली सालगिरह मनाने जा रहे हैं। इतिहास में हमने पहली बार एक शुद्ध विचारधारा का बगीचा बनाया है, जहां पर आप अपने आप को विरोधाभासी और भ्रामक तथ्यों से बचा सकते हैं। हमारे विचार विश्व की किसी भी सेना से ज्यादा शक्तिशाली हैं। एक इच्छा के साथ, एक संकल्प के साथ, एक कारण के साथ हम सब एक ही व्यक्ति हैं। हम अपने शत्रुओं को भ्रम में डालेंगे और हम प्रबल रहेंगे। विज्ञापन में इस स्पीच के बाद एक लड़की को गुस्सा आ गया और उसने स्क्रीन के ऊपर एक हथौड़ा फेंका था, लेकिन वहीं से आवाज भी आ रही थी कि जनवरी 24 को एप्पल कंप्यूटर मैकिन्टॉश लेकर आ रहा है। और इसी विज्ञापन ने एक आहट दी कि IBM के लिए एक प्रतियोगी आ गया है। आज भी स्टीव जॉब्स एप्पल कंप्यूटर्स के लिए एक आइकॉन है, लेकिन स्टीव वॉज़नियाक ने एक दूसरी ही जिंदगी चुनी। एप्पल में काम करने के बाद हजारों डॉलर अपनी जिंदगी में कमाने के बाद वे अब लॉस गटाओ कैलिफोर्निया में फुल टाइम वॉलंटियर हैं। वे बच्चों को पढ़ाते हैं और वहां उन्होंने कंप्यूटर स्कूल की भी स्थापना की है, जहां वे बच्चों को सिखाते हैं कि कंप्यूटर पर कैसे काम किया जा सकता है। और यह सब उस इंसान के द्वारा किया जाता है जिसने एक सपने को सच में बदल दिया था, जो 1970 तक केवल एक सपना था।